हेलो एवरीवन, बच्चों आप सभी लोग कैसे हैं। स्वागत है आपका आपके चैनल मैथ्स बाय वीपी सर पर। बच्चों मेरा नाम है विश्व प्रकाश श्रीवास्तव और बच्चों आज की इस क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th मैथ्स। क्लास 10th मैथ्स से एक क्लास हो चुका है बच्चों, आज हम लोग उसके आगे बढ़ेंगे। चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपना दूसरा क्लास। बच्चों पिछली क्लास में हम लोग पढ़े थे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है, लघु त्रिज्यखंड क्या होता है, दीर्घ त्रिज्यखंड क्या होता है और साथ में ही हम लोगों ने चाप की लंबाई भी निकालना सीखा था। तो चलते हैं बच्चों हम लोग अपने अगले टॉपिक पर। बच्चों हम लोग का आज का अगला टॉपिक है चाप की लंबाई और त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में संबंध। तो आइए देखते हैं। तो आइए बच्चों हम लोग समझते हैं चाप की लंबाई और त्रिज्यखंड में क्या संबंध होता है। तो बच्चों हम लोग पहले ही जान चुके हैं कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता क्या है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 अंश। तो वहीं से हम लोग शुरुआत करेंगे। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 अंश। क्लियर है बच्चों। अब देखिए मैं आर को जो है आर स्क्वायर है ना, तो आर इंटू आर में इसको ब्रेक कर दीजिए, ठीक है। तो देखिए पाई इंटू आर और एक आर को मैंने यहाँ कर दिया। कोई दिक्कत आपको? क्लियर है यहाँ तक, किसी को दिक्कत? अब देखिए जरा सा दिमाग में होना चाहिए, रिलेशन आप निकाल रहे हो चाप की लंबाई और त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में, तो आपको थोड़ा सा ध्यान में होना चाहिए कि चाप की लंबाई क्या होती है, 2 पाई आर थीटा बटा 360 अंश होती है ना। तो उतने को सेट करके यहाँ बनाने की कोशिश करिए, तभी तो आप चाप की लंबाई यल रख पाएंगे। चाप की लंबाई को यल से डिनोट कर दिया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग का टारगेट होगा कि हम लोग 2 पाई आर थीटा बटा 360 यहाँ सेट करें, तब उसके जगह पे हम लोग चाप की लंबाई अर्थात यल को रख पाएंगे। तो देखिए मैंने किया है एक काम, क्या आर को मैंने ब्रेक कर दिया है, आर इंटू आर कर दिया है, कर सकता हूँ। अब देखिए अब वहाँ है 2 पाई आर थीटा, मेरे पास यहाँ क्या है पाई आर थीटा। कमी किस बात की है बच्चों, 2 की, ठीक। तो 2 से हम लोग ऊपर से गुणा कर देंगे और 2 से नीचे हम लोग क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, है ना। हिसाब किताब बराबर। अगर अंश में 2 से गुणा किया जाता है तो हर में अगर आप 2 से गुणा कर देते हो तो फिर आपके भिन्न पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। तो हम लोग क्या करेंगे, 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 पाई आर, 2 से ऊपर किया मैंने, ठीक है, और 2 से मैंने कर दिया नीचे, 2 से मैंने कर दिया नीचे। अभी एक लाइन और रुक जाइए, एक लाइन और रुक जाइए। 2 गुणा 360 और ऊपर एक चीज़ छूट रहा है इंटू आर, है ना। अभी भी आपको स्पष्ट रूप से दिखा कि नहीं दिखा? नहीं दिख रहा तो आइए देखिए थोड़ा सा और मैं इसको अलग कर रहा हूँ आपसे। देखिए 2 पाई आर थीटा, एक 2 को इसको अलग लिख दो, 1 बटा 2 और इसको लिख दो 2 पाई आर थीटा, 2 पाई आर थीटा बटा 360 अंश। क्लियर है बच्चों। मैंने क्या किया, अरे भाई 2 है तो 1 बटे 2 इसको अलग लिख दिया। अब क्या बचा, 2 पाई आर थीटा बटे 360 और इंटू में क्या है आर। अब देखिए आपको स्पष्ट रूप से दिख रहा है बच्चों, 2 पाई आर थीटा बटे 360 को हम लोग कहते हैं चाप की लंबाई। तो इसके जगह पे हम लोग चाप की लंबाई अर्थात सिंबल यूज कर सकते हैं स्मॉल एल। तो हम लोग रख दे रहे हैं 1 बटा 2 स्मॉल एल इंटू आर। क्लियर है। अब ध्यान दीजिएगा बगल में आप नोटेशन दे देंगे कि 2 पाई आर थीटा बटे 360 डिग्री की जगह पर हम लोगों ने चाप की लंबाई रखा है। क्लियर है। तो आइए हम आपको नोटेशन बगल में लिख करके दिखाते हैं कैसे लिखा जाता है। तो देखिए बच्चों हम लोग को साइड में लिखना पड़ेगा कि 2 पाई आर थीटा बटा 360 अंश की जगह पर हम लोगों ने एल अक्षर को यूज किया है, अर्थात यल यहाँ क्या बता रहा है, चाप की लंबाई को बता रहा है। क्लियर है ना। और चाप की लंबाई होती कितनी है, 2 पाई आर थीटा बटा 360। तो बगल में ऐसे लिख दीजिए, चूंकि चाप की लंबाई
चाप की लंबाई L बराबर जो होता है 2 पाई आर थीटा बटा 360 अंश। क्लियर। बगल में इसलिए लिख दिया जाता है बच्चों ताकि कोई अगला अगर इस चीज़ को देखता है तो उसको तुरंत समझ में आ जाए कि यहाँ पर जो है बच्चे ने 2 पाई आर थीटा बटा 360 अंश की जगह पर L रखा है, तो आपको बगल में लिखना पड़ेगा कि चाप की लंबाई L बराबर 2 पाई आर थीटा बटा 360 अंश। तो देखिए संबंध अब हम लोग का आ चुका है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है 1/2 L इंटू आर। बच्चों ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल किसके पदों में है? चाप की लंबाई और त्रिज्या के पदों में है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग अगले टॉपिक की तरफ। आइए बच्चों हम लोग चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर। बच्चों हम लोग का जो अगला टॉपिक है वो है वृत्तखंड। देखिए बच्चों मैं यहां पर एक वृत्त बना रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। ठीक, अब पहले हम लोग समझते हैं वृत्तखंड होता क्या है। तो बच्चों वृत्तखंड वृत्त की जीवा और संगत चाप द्वारा घिरा हुआ क्षेत्र होता है। समझ में आ गया बात? चित्र के माध्यम से समझते रहिए आप। देखिए मैं यहां पर एक जीवा खींच दे रहा हूं। ठीक, तो ये जो जीवा है बच्चों, ये जीवा और इस संगत चाप द्वारा जो घिरा हुआ क्षेत्र ये बीच में आपको दिख रहा है, इसी क्षेत्र को हम लोग बोलते हैं वृत्तखंड। क्लियर हुआ? ठीक, तो मैं इसको छायांकित कर दे रहा हूं। ठीक, देखिए बच्चों जो मैंने यहाँ ग्रीन पेन से छायांकित किया हुआ है इसको बोलते हैं वृत्तखंड। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन चल रहा होगा कि चलना भी जरूरी है। देखिए ये वृत्त की जीवा है और आपके दिमाग में चल रहा होगा ऊपर भी तो एक चाप है जिसे हम लोग किस चाप के नाम से जानते हैं? दीर्घ चाप के नाम से जानते हैं, है ना? तो बिल्कुल सही आप सोच रहे हैं। इस जीवा और इस दीर्घ चाप द्वारा घिरा हुआ जो क्षेत्र ये वाला है इसको भी हम लोग बोलेंगे बच्चों वृत्तखंड। ठीक है ना? उसको भी मैं छायांकित कर दे रहा हूं, उसको मैं रेड पेन से छायांकित कर दे रहा हूं। देखिए बच्चों ध्यान से समझते रहिए, बहुत आसान टॉपिक है ये, एकदम स्पष्ट रूप से आपको समझ में आएगा। तो देखिए ये मैंने काले पेन से एक जीवा खींचा हुआ है। इस जीवा और ये लघु चाप द्वारा घिरा हुआ जो क्षेत्र है इसको भी हम लोग किस नाम से जानते हैं? इसको भी हम लोग क्या कहेंगे बताइए? इसको भी हम लोग कहेंगे वृत्तखंड। वृत्तखंड। और देखिए ये जीवा है और एक चाप ऊपर से दीर्घ चाप द्वारा भी घिरा है, तो ये भी हमारा क्या है? वृत्तखंड। समझ में आ गया बच्चों? अब ध्यान दीजिए, चूंकि ये जीवा और संगत लघु चाप से घिरा हुआ क्षेत्र है इसलिए इस वृत्तखंड को हम लोग जानते हैं किस नाम से बच्चों? लघु वृत्तखंड। क्लियर? ठीक इसी प्रकार से ऊपर भी सोचिए, जीवा और दीर्घ चाप से घिरा हुआ ये वाला जो क्षेत्र है, जीवा और दीर्घ चाप द्वारा घिरा हुआ जो ये क्षेत्र है इसको हम लोग वृत्तखंड तो कह रहे थे, लेकिन दीर्घ चाप से घिरा हुआ है इसलिए अब इसे हम केवल वृत्तखंड ना बोल के क्या बोलेंगे? दीर्घ वृत्तखंड। क्या कहेंगे बच्चों? दीर्घ वृत्तखंड। तो उम्मीद है अब आपको समझ में आ गया होगा लघु वृत्तखंड क्या है और दीर्घ वृत्तखंड क्या है ना? किसी कोई दिक्कत? तो आप चाहे तो डिफिनेशन लिख सकते हैं, मैं बोल रहा हूं।
पहले तो बात, वृत्तखंड क्या होता है? तो वृत्तखंड वृत्त की जीवा और संगत चाप द्वारा घिरा हुआ क्षेत्र होता है, अर्थात वृत्त की किसी जीवा और संगत चाप द्वारा घिरा क्षेत्र वृत्तखंड कहलाता है। क्लियर? लघु वृत्तखंड की परिभाषा क्या बनेगी बच्चों? वृत्त की जीवा और संगत लघु चाप द्वारा घिरा क्षेत्र क्या कहलाता है? लघु वृत्तखंड। दीर्घ वृत्तखंड की परिभाषा क्या बनेगी? वृत्त की जीवा और संगत दीर्घ चाप द्वारा घिरा हुआ क्षेत्र। दीर्घ चाप समझ में आ रहा है ना? अरे भाई, पिछली क्लास में मैंने आपको समझाया था कि लघु चाप क्या है, दीर्घ चाप क्या है। क्लियर? अरे देखिए, यहाँ से आप बहुत अधिक दूरी तय करके यहाँ पर पहुँच रहे हैं। सपोज करिए इसको मैं ए मान ले रहा हूँ और बी मान ले रहा हूँ, और यहाँ पर कोई मैं क्यू मान ले रहा हूँ। तो जो दीर्घ चाप है ऐसे जा रहा है, बी से चला और क्यू से होते हुए ए पर पहुँचा। ठीक? बी से चला और क्यू से होते हुए ए पर पहुँचा। ठीक? तो ये आपको देखने में भी लग रहा होगा कि ये दीर्घ चाप है ना, लंबी दूरी तय करके ए पे पहुँचेगा। ठीक है? तो ये दीर्घ चाप हुआ, और बच्चों ये वाला क्या हुआ? लघु चाप हुआ। ठीक? तो परिभाषा एक बार फिर से हम आपको बताते हैं लघु वृत्तखंड का और दीर्घ वृत्तखंड का क्या होता है। वृत्त के किसी जीवा और संगत लघु चाप द्वारा घिरा जो क्षेत्र होता है, उस क्षेत्र को लघु वृत्तखंड कहते हैं। वृत्त की जीवा और संगत दीर्घ चाप के बीच में जो क्षेत्र घिरा होता है, उस क्षेत्र को हम लोग कहते हैं दीर्घ वृत्तखंड। क्लियर? अब एक कदम जस्ट इसके बाद बढ़ा लीजिए आप। अगर मैं इस ग्रीन वाले एरिया का क्षेत्रफल निकाल लूं तो उसे कहेंगे लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक? और अगर मैं इस रेड वाले एरिया का, रेड वाले क्षेत्र का क्या निकाल लूं, क्षेत्रफल निकाल लूं, तो इसे क्या बोलेंगे बच्चों? दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक? तो आपको समझ में आ गया होगा वृत्तखंड क्या होता है, लघु वृत्तखंड क्या होता है, दीर्घ वृत्तखंड क्या होता है, और दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या है, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या है। अब हम लोग निकालना सीखेंगे कि वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है। तो आइए देखा जाए। तो ध्यान से समझिएगा बच्चों, वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है। तो यहाँ पर एक सेंटर एज्यूम कर लीजिए आप, ओ नाम से, है ना। सेंटर तो रहेगा, उसको हमने ओ नाम से एज्यूम किया है। अब ओ को ए से मिला दीजिए और ओ को बी से मिला दीजिए। क्लियर? अच्छा, अब बच्चों एक चीज़ समझिएगा ध्यान से। अगर मैं ए बी जीवा को ढक लूँ, तो आप क्या ये नहीं देख पा रहे हैं कि वृत्त की दो त्रिज्याओं और संगत चाप द्वारा जो ये वाला एरिया है, इस वाले एरिया को क्या बोलते हैं? लघु त्रिज्यखंड कहते हैं। ये आप पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। वृत्त की दो त्रिज्याओं और संगत चाप द्वारा, ये वाला जितना मैं हाथ दिखा रहा हूँ आपको, है ना, इस वाला एरिया को देखिए, ओ ए और ओ बी, और इस चाप द्वारा या हम कहें लघु चाप द्वारा जो ये वाला घिरा एरिया है ना, ओ ए बी ओ, ये वाला एरिया ओ ए बी ओ, इस एरिया को किस नाम से जानते हैं आप? लघु त्रिज्यखंड के नाम से जानते हैं। अब बच्चों ध्यान दीजिए, अगर हम लोग लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालें, है ना,
और त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल घटा दें। फिर से ध्यान से सुनिएगा, देखिए ओ ए और ओ बी, ये देखिए ओ बी है और ये देखिए क्या है, ओ ए है। ओ ए और ओ बी और संगत चाप के बीच में जो ये क्षेत्रफल है, अगर इस क्षेत्रफल को हम निकाल लें, अर्थात त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लें और त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल घटा दें, तो आप बताइए कौन सा क्षेत्रफल आपके पास बचेगा। तो बच्चों वहाँ ये ग्रीन वाला एरिया बचेगा, है ना। बगल में एक मैं इसका रफ डायग्राम बना के आपको दिखा रहा हूँ, देखिए कैसे। देखिए ये वृत्त है, क्लियर, और ये जीवा यहाँ सेंटर है, इसको मिला दीजिए। ये ओ है, ये ए है और ये बी है, ठीक है। हमें ये वाला एरिया चाहिए, कौन सा, हमें ये वाला एरिया चाहिए, ठीक। तो अगर हम त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालें, तो बच्चों अगर हम लोग त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे ना, तो देखो होगा क्या, पूरा एरिया आ जाएगा, पूरा एरिया आ जाएगा, यहां से लेकर के यहां से लेकर यहां से लेकर यहां से लेकर यहां से लेकर पूरा एरिया आ जाएगा। तो क्या हमें पूरा एरिया चाहिए, हमें तो पूरा एरिया नहीं चाहिए। तो जितना एरिया नहीं चाहिए उतने एरिया को आप क्या कर दोगे, घटा दोगे। तो कौन सा एरिया नहीं चाहिए हमको, खुद सोच के बताइए आप। तो अगर किसी तरीके से त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल हम लोग क्या कर दें, घटा दें, किसके क्षेत्रफल में से, त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से। तो जब त्रिभुज का क्षेत्रफल घट जाएगा त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से, तो देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, मैं देखो मिटा रहा हूं, मैं त्रिभुज के क्षेत्रफल को मिटा रहा हूं, देखिएगा, अभी तुरंत आपको समझ में आ जाएगा। देखिए हमने त्रिज्यखंड के एरिया में से त्रिभुज के एरिया को क्या कर दिया, मिटा दिया, अर्थात घटा दिया। अब आपके जो है स्क्रीन पर कौन सी एरिया दिख रही है, बस जस्ट कौन सा, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो बताइए अच्छा लगा कि नहीं लगा आप लोग को, एकदम आसानी समझ में आया होगा कि हमें कुछ भी नहीं करना है, बस त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल को निकालना है और त्रिभुज के क्षेत्रफल को क्या कर देना है, घटा देना है। तो बच्चों वो हमारा होगा लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। क्लियर, चलें चलें इसको हम लोग लिख करके समझा जाए कैसे। तो आइए चलते हैं। तो बच्चों अब हम लोग लिख सकते हैं कि लघु वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या बनेगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, है ना, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल या बोलिए लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और इसमें से हम माइनस कर देंगे त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल। क्लियर है, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, लघु त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से त्रिभुज ओ ए बी के क्षेत्रफल को क्या कर देंगे, घटा देंगे। क्लियर, तो ये होता है हमारा सूत्र लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए। क्लियर है आपको, क्लियर है बच्चों। अब आपके मन में आ रहा होगा कि दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। ठीक, एकदम ही आसान है। अगर हम लोग लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं तो लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल को पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो बचेगा कौन, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, तो क्या लिखवाना जरूरत है दीर्घ वृत्तखंड के क्षेत्रफल को, मैं समझता हूँ लिखवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना जान जाते हो, है ना, तो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। पूरे वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से
लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल को आप क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो जब लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा तो सिर्फ आपके पास क्या बचेगा, सिर्फ ये रेड वाला एरिया बचेगा। क्लियर है, कोई दिक्कत है? तो लघु समझिए और दीर्घ, अगर दीर्घ सवाल में पूछा जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे और उसे पूरे वृत्त के एरिया में से क्या कर देंगे, घटा देंगे। क्लियर है? चले आगे हम लोग। अब बच्चों हम लोग लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने का जो सूत्र है वो हम लोगों ने समझ लिया है, लेकिन दिक्कत कहाँ है? दिक्कत बच्चों त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल निकालने में है। बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी, अभी मैं समझा दे रहा हूँ आपको, एकदम से दिक्कत खत्म हो जाएगी, है ना। अब त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे हम लोग, ठीक है। देखिए यहाँ पर केंद्रीय कोण कोई मान लीजिए आप, यहाँ पर केंद्रीय कोण मान लीजिए थीटा है, ठीक है। अब समझिए मेन जो हमारा फंसने वाला मैटर है वो है त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल। ये तो निकल जाएगा πr² थीटा बटा 360, ठीक। अब त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? देखिए पहली नंबर बात, त्रिभुज OAB का जो क्षेत्रफल है, अगर ये कोण हमारा 90 अंश हो, ठीक है, तो त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल क्या बनेगा, क्या बनेगा बताइए, आराम से निकाल लेंगे। 1/2 आधार गुणे लंब, एकदम आराम से सूत्र को आप लगा देंगे, आधार का मान रखेंगे, लंब का मान रखेंगे, त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, निकल करके आ जाएगा। कब? यहाँ बगल में मैं लिख दे रहा हूँ, जब थीटा कितना डिग्री हो, 90 डिग्री हो, तो त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2 आधार गुणे लंब, है ना। तो आसानी से निकल जाएगा, ठीक। चलिए ये भी बात समझ में आ गई। दूसरी बात समझिए, जब थीटा 60 अंश हो, अर्थात केंद्रीय कोण कितना हो, 60 अंश हो, तब त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल का क्षेत्रफल, ठीक है। अगर केंद्रीय कोण बच्चों 60 अंश हो जाए, यानी थीटा की वैल्यू अगर 60 अंश दे दिया जाए, तब त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल क्या बनेगा। तो बच्चों अगर त्रिभुज का केंद्रीय कोण 60 अंश दे दिया जाए तो वहाँ बन जाएगा एक समबाहु त्रिभुज, और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। रुकिए, मैं समझ रहा हूँ आपको समझ में नहीं आया होगा कि अगर केंद्रीय कोण 60 अंश हो जाए तो ये समबाहु त्रिभुज कैसे। बिल्कुल आसान है। देखिए मैं यहाँ पर अलग से आपको यहाँ दिखा रहा हूँ, देखिए यहाँ समझ लीजिए, ठीक है। अब ये R है तो ये भी क्या है, R है, यहाँ R मान लीजिए। अरे वृत्त की त्रिज्या, तो यहाँ वृत्त की त्रिज्या, यहाँ वृत्त की त्रिज्या, ठीक। अब इसे एंगल 1 मानो, ठीक है, और इसे एंगल 2 मान लो, ठीक। रुकिए जरा सा, देखिए अब आपको भली भांति पता है, अगर त्रिभुज में, ठीक, अगर त्रिभुज में 2 भुजाएं बराबर होती हैं तो उनके सम्मुख कोण भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। क्लियर। तो अगर इसके सामने देखें तो एंगल 1, और अगर इसके सामने देखें तो एंगल 2। अरे OB के सामने देखो तो एंगल 1 और OA के सामने देखो तो एंगल 2 बराबर होगा। एंगल 1 किसके बराबर होगा बताइए, एंगल 1 बराबर किसके होगा बताइए, एंगल 2 के होगा। बिल्कुल होगा, क्योंकि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है। और अगर ये कितना डिग्री है, 60 अंश है। कितना अंश है, 60 अंश है। तब देखिए इस त्रिभुज OAB में त्रिभुज के तीनों कोण जब योगफल लेंगे आप,
है ना, कहाँ बता दें, तो यहाँ समझ लीजिए, यहाँ समझा रहा हूँ, थोड़ा सा यहाँ मैं एरिया एक घेर दे रहा हूँ, इसी में बताने जा रहा हूँ आपको। ठीक, देखिए यहाँ पर आप समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक, यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिएगा। जैसे देखिए, इस त्रिभुज को मैं अलग से आपको दिखा रहा हूँ। ये त्रिभुज है आपका, ये O है, ये B A है, O है, A है, और ये है B। ठीक, ये R है और ये R है। केंद्रीय कोण अगर कितना डिग्री हो जाए, 60 अंश हो जाए, तो मैंने कहा यहाँ एक बन जाएगा समबाहु त्रिभुज, और इसका क्षेत्रफल हो जाएगा √3/4 भुजा स्क्वायर। ठीक, तो आपको ये समझना है कि कैसे समबाहु त्रिभुज हो गया। ठीक, एकदम आसान है, कुछ बच्चे तो समझ भी चुके होंगे। अगर इसके सामने मैं एंगल मान लेता हूँ, एंगल यहाँ 2 है, और इस एंगल को मान ले रहा हूँ एंगल 1 है, तो ध्यान से देखिए बच्चों, किसी त्रिभुज में बराबर भुजा के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी OA के सामने एंगल 2 और OB के सामने एंगल 1, ये क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो एंगल 1 बराबर एंगल 2 हो जाएगा। ठीक, अब इसको मान लो एंगल 3 जो केंद्रीय कोण है। अब अगर त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल लोगे आप, तो कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर कितना अंश हो जाएगा, 180 अंश हो जाएगा। ठीक, 1 बराबर 2 का है, तो कोण 1 और 2 के जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, कोण 1, और 3 की जगह पे कितना है, 60 अंश बराबर 180 अंश। कोण 1 2 कोण 1, 60 उधर भेज दो, तो 180 माइनस 60, तो 2 कोण 1, 180 में से 60 गया 120, तो कोण 1 बराबर 2 बटे में जाएगा, तो 2 से भाग करेगा तो कितना आ जाएगा, 60 अंश। तो कोण 1 कितना आ गया, 60 अंश। तो अगर कोण 1 60, तो कोण 2 भी कितना, 60 हुआ कि नहीं। तो कोण 1 भी 60, कोण 2 भी 60, कोण 3 भी 60। अब आप समझ चुके होंगे, अगर त्रिभुज के तीनों कोण 60 अंश के हो जाते हैं तो वहाँ क्या होता है, एक समबाहु त्रिभुज होता है। क्लियर, इसीलिए मैंने आपसे बोला कि अगर केंद्रीय कोण 60 अंश दे दिया जाए तो वहाँ समबाहु त्रिभुज हो जाएगा, और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, √3/4 भुजा स्क्वायर। तो बच्चों आपको समझ में आ गया। अब चलेंगे हम आगे। देखिए, लेकिन अब एक दिक्कत है, अभी दिक्कत पूर्ण रूप से खत्म हुई नहीं है। क्या ये पक्का है कि हमेशा ये 90 और 60 ही आएगा सवाल में, 30 नहीं दे सकता है, 45, 90 या 90 से ज़्यादा, वो कुछ भी दे सकता है, वो कुछ भी दे सकता है। समझ में आया। तो कैसे ये ईश्वरी जाल हो, आखिर ये ईश्वरी जाल कैसे होगी, तो आइए वो भी हम आपका क्लियर कर देते हैं एकदम स्पष्ट रूप से। ठीक है, तो पहले मैं बोर्ड पे जो लिखा हूँ उसको मैं मिटा दे रहा हूँ एक साइड से। ठीक, आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले सकते हैं। मैं हट जा रहा हूँ सामने से एक बार। देखिए बच्चों, अगर ये एंगल 60-90 ना हो, कुछ और हो, तब हम त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। तो आइए हम लोग समझते हैं कि कोई भी कोण हो, 60-90 नहीं, कोई भी कोण हो, आप त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। कैसे, आइए देखते हैं। देखिए, इस चित्र को मैं बीच से OAB निकाल करके अलग से दिखा रहा हूं। मैं आपको कहाँ बना दूं, मैं यहाँ पर बना दे रहा हूं, यहीं पे समझ लीजिए। यहाँ O है, A है, और यहाँ पर B है। ठीक, ऊपर बच्चों हमने नहीं मिटाया है क्योंकि अभी हम आपको थोड़ा सा और इसमें कुछ समझाना रह गया है। देखिए, यहाँ एंगल थीटा था ही। ठीक, अब हमें इस त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल निकालना है। जब थीटा का मान कुछ भी दिया हो, 30, 45, 60, 90 या उससे आगे का कुछ भी दिया हो, आप आसानी से त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल निकाल पाएंगे। देखिए कैसे निकालेंगे। ये R था,
और ये आर था, अरे त्रिज्या नहीं था, आर और ये आर। ठीक, अब यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाल दीजिए, ये भी जीवा ध्यान रखिएगा, है ना। तो एक परपेंडिकुलर डाल दीजिए, उसका नाम हमने रख दिया ओ एम। ठीक, तो हमने क्या किया, ओ एम परपेंडिकुलर ए बी खींचा। क्लियर है। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल ज्ञात करना। आइए हम लोग सीखते हैं त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल ज्ञात करना। ठीक है, यहाँ तक तो सब कुछ मैंने समझा दिया था आपको। अब देखिए इस त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल क्या बनेगा, बताइए क्या बनेगा। 1/2 आधार, आधार कितना है ए बी, गुणे ऊंचाई बोलिए लंब, ऊंचाई बोलिए लंब कितना है ओ एम, क्या है ओ एम। ठीक, अब ध्यान दीजिए 1/2 ए बी है आधार, आधार बोलिए, लेकिन ये वृत्त की क्या है, जीवा है, इस बात को ध्यान रखिए। जब सेंटर से जीवा पर लंब डाला जाता है तो यह जीवा को 2 बराबर भागों में क्या कर देती है, बांट देती है, अर्थात ए एम एम बी के क्या होगा, बराबर होगा। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो ए बी है ए एम का दूना है, या कह सकते हैं जो ए बी है वो एम बी का दूना है। नहीं कह सकते, अरे भाई जब परपेंडिकुलर डाले हो तो जीवा को समद्विभाजित कर दिया, अर्थात ए एम दूरी एम बी दूरी के क्या है, बराबर है। तो अगर मैं बात कहूँ ए बी दूरी कितनी है, तो तुम ए बी दूरी ए एम का दूना बोलो, चाहे ए बी दूरी एम बी का क्या बोलो, दूना बोलो, दोनों बातें आप क्या कर सकते हो, बोल सकते हो। तो ए बी को आप लिख दीजिए यहाँ पर ए एम का कितना गुना, 2 गुना, क्लियर, इंटू ओ एम। 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब आइए इधर हम लोग समझते हैं। ठीक, देखिए तो त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल इधर समझने का प्रयास कीजिए, ओ ए बी का क्षेत्रफल। ठीक, 1/2 था, 2 से क्या हो गया, कट गया, बचा कितना ए एम इंटू ओ एम। अब हम ए एम की वैल्यू रख दें निकाल करके वहाँ पर, और ओ एम की वैल्यू रख दें, तो तुरंत हमारा त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, आ जाएगा। तो हम ए एम की वैल्यू रखेंगे, तो देखिएगा ये जो आपने परपेंडिकुलर खींचा है ना, ठीक, इस परपेंडिकुलर ने क्या किया है, थीटा को 2 बराबर हिस्सों में बांट दिया है। यानी अलग पेन से दिखा रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक जो हिस्सा है ये भी θ/2 होगा, ये भी θ/2 होगा, और यहाँ से यहाँ तक जो हिस्सा है ये भी θ/2 होगा। कैसे, कक्षा 9 में आप पूरा पढ़े हुए हैं। इन दोनों त्रिभुज को सर्वांग दिखा दीजिए। कौन कौन त्रिभुज को, त्रिभुज ओ एम ए और त्रिभुज ओ एम बी सर्वांग दिखा दीजिए। कैसे सर्वांग दिखाएंगे, RHS रूल से, समकोण कर्ण भुजा प्रमेय से। क्या होता था समकोण कर्ण भुजा, अगर किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण के अलावा एक भुजा और कोई बराबर हो जाए, है ना, फिर से सुनिए, अगर कोई 2 त्रिभुज है और दोनों समकोण त्रिभुज है और उनके दोनों पहले वाले का कर्ण दूसरे वाले के कर्ण के क्या हो, बराबर हो, और उन दोनों त्रिभुजों में एक भुजा और बराबर हो जाए, तो त्रिभुज क्या हो जाएगा, समकोण कर्ण भुजा प्रमेय से सर्वांग सम हो जाएगा। वहीं लगाइए यहाँ पे, देखिए इस त्रिभुज का भी एक कोण 90 है ओ एम ए, और इस त्रिभुज का भी एक कोण 90 है ओ एम बी, है कि नहीं, बिल्कुल है। 90 के सामने कर्ण इसमें कौन है, ओ ए, जिसकी लंबाई कितनी है आर, और इस त्रिभुज में भी 90 के सामने कर्ण ओ बी है, जिसकी भी लंबाई कितनी है आर। तो दोनों त्रिभुजों में कर्ण क्या है, बराबर है, बिल्कुल है। कर्ण के अलावा एक भुजा और खोज लीजिए, ओ एम जो है इस त्रिभुज में भी है और ओ एम जो है इस त्रिभुज में भी है, अर्थात ओ एम क्या हो गई, दोनों त्रिभुजों में उभयनिष्ठ।
तो कड़ के अलावा एक भुजा और हमें क्या मिल गया, बराबर मिल गया। क्लियर। अरे उभयनिष्ठ हो गई तो उसकी लंबाई दोनों में सेम है तो है, तो हमें क्या मिल गया, हमारे पूरा कंडीशन जो है, हमारा पूरा कंडीशन पूर्ण हो गया कि दोनों समकोण त्रिभुज में कड़ के अलावा एक भुजा क्या है और बराबर है। दोनों समकोण त्रिभुजों में कड़ के अलावा एक भुजा और बराबर है, अतः दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम। और जब त्रिभुज सर्वांग सम हो जाते हैं तो संगत भाग इसके क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। तो बताइए यहाँ से लेकर यहाँ तक वाला एंगल, यानी एंगल ए ओ एम, ठीक, इतना एंगल की बात कर रहा हूँ मैं, ये इतना एंगल की, ठीक, बराबर हो जाएगा एंगल बी ओ एम। सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत कोण क्या होते हैं, बराबर। संगत कैसे देखेंगे, ए एम भुजा एम बी भुजक बराबर था, तो ए एम के सामने देखो, ए एम बी बराबर, पहले ही बता चुका हूं, जब आप सेंटर से जीवा पर लंब डालेंगे तो दो बराबर बराबर हिस्सों में क्या करेगा, वो बांटेगा। तो ए एम के सामने देखो तो ये वाला एंगल, और एम बी के सामने देखो तो ये वाला एंगल, दोनों क्या होंगे, बराबर। अब बताओ थीटा एंगल को तुम बराबर बराबर हिस्सों में बांटोगे तो कितना कितना बटेगा, थीटा बाई टू, थीटा बाई टू। तो बच्चों यही रीजन है कि थीटा बाई टू दो हिस्सों में क्या हो जाता है, बट जाता है। अब आइए आगे चलते हैं। अब ध्यान दीजिए, हमें चाहिए ए एम का मान और चाहिए हमें ओ एम का मान। तो ए एम का मान कैसे निकालें, तो देखिए हम लोग इसमें ले लेते हैं, त्रिकोणमिति का हेल्प ले लेते हैं। इसमें हम ले लेते हैं साइन थीटा बाई टू, किस त्रिभुज में, त्रिभुज ओ एम में। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो अभी, त्रिभुज ओ ए एम में। क्लियर। तो त्रिभुज ओ ए एम में साइन थीटा बाई टू ले लो, तो थीटा के सामने वाला क्या होता है, लंब। हमेशा जान लीजिए थीटा के सामने वाला कौन होता है, लंब। तो साइन का सूत्र क्या होता है, लंब बटा कड़। तो थीटा बाई टू के सामने ये कौन है, ए एम कितना है, लंब है। और 90 डिग्री सामने वाला क्या होता है, कड़। तो कड़ कितना है, ओ ए। ठीक। आगे देखिए, साइन थीटा बाई टू बराबर, ए एम को ऐसे रहने दीजिए, ओ ए का मान रखिए कितना है, स्मॉल आर। तो यहाँ से ए एम निकालिए तो तिरछा गुणा हो जाएगा आर साइन थीटा बाई टू। क्लियर। अब अगला टारगेट क्या है हमारा, ओ एम निकालना। तो अब की बार कास ले लो, ठीक, क्योंकि थीटा बाई टू के लिए ओ एम आपका आधार होगा। तो अब की बार हमें आधार चाहिए होगा इस त्रिभुज में। ठीक। ध्यान दीजिए, थीटा के सामने वाला लंब होता है, 90 के सामने वाला कड़ होता है, और जो तीसरा बचता है वो क्या होता है, उसका आधार होता है। तो अब की बार हमको ओ एम चाहिए, तो अब की बार इसलिए हमको क्या लेना पड़ेगा, कॉस। क्लियर है। तो ले लीजिए त्रिभुज ओ ए एम में कॉस थीटा बाई टू ले लीजिए। तो आधार इसके सामने वाला लंब है, 90 के सामने वाला कड़ है, तो आधार कौन है, ओ एम। तो कॉस थीटा का सूत्र क्या होता है, कोसाइन क्या होता है, आधार बटे कड़। तो आधार हो गया आपका ओ एम, और 90 के सामने कड़ हो गया आपका ओ ए। तो कॉस थीटा बाई टू, ओ एम कितना है ये हमको ज्ञात करना है, और ओ ए कितना है, वृत्त की त्रिज्या। ठीक। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो यहाँ से ओ एम निकल के आ गया आर कॉस थीटा बाई टू। ठीक। तो इस प्रकार हम लोगों ने क्या किया, ए एम की भी वैल्यू हम लोगों ने ज्ञात कर लिया, और ओ एम की भी वैल्यू हम लोगों ने ज्ञात कर लिया। अब हमको ए एम और ओ एम का मान समीकरण एक में क्या कर देना है, रख देना है। क्लियर हो गया बच्चों, इतना कोई दिक्कत है। ठीक।
इसको मैं मिटा दे रहा हूँ यहाँ से, 20 से मैं मिटा दे रहा हूँ, थोड़ा जगह कर ले रहा हूँ। अब देखिए बच्चों, इसके बाद उधर जगह नहीं है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। देखिए अब हम क्या करेंगे, एम और ओ एम का मान समीकरण नंबर 1 में क्या कर देंगे, रख देंगे। एम तथा ओ एम का मान समीकरण 1 में रखने पर तो रख दीजिए। त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल ए एम इंटू ओ एम, तो ए एम कितना है, आर साइन थीटा बाई 2, ओ एम कितना है, आर कॉस थीटा बाई 2। तो आर आर कितना हो गया, आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। तो सूत्र को आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। ठीक, और एक तरीका और है, इसको हम थोड़ा सा बदल भी सकते हैं। देखिए 2 से हमने भाग कर दिया और 2 से हमने गुणा कर दिया, तो 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। क्लियर, ध्यान दीजिए। अब 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, ट्रिग्नोमेट्री में एक सूत्र होता है, वो होता है साइन थीटा। क्लियर, तो त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल निकल गया, आर स्क्वायर बाई 2 साइन थीटा। इसको भी घेर लीजिए, त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल बराबर आर स्क्वायर बाई 2 साइन थीटा। क्लियर, अब आप सोच रहे होंगे ये सूत्र तो मैंने देखा नहीं। ठीक, तो देखिए मैं ऊपर कहाँ लिख के आपको बता दूं, यहाँ लिख दे रहा हूँ, यहाँ। ठीक है, देखिए देखिए बच्चों, सूत्र होता है साइन 2 थीटा का, है ना, वो होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इसको मत लिखिएगा, ये बस समझने के लिए हम आपको बता रहे हैं। साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। देखिए जब यहाँ 2 थीटा है ना, ये सूत्र होता है ट्रिग्नोमेट्री में, अगर ये 2 थीटा है तो यहाँ पर थीटा थीटा है, यानी 2 थीटा का आधा आधा है। ठीक, तो अगर ये बताओ, अगर हम सूत्र ये वाला बताएं, आपसे पूछें ये कितना होगा, साइन थीटा बताओ, तुरंत बता लेंगे आप, कहेंगे 2 साइन, अगर यहाँ थीटा है तो यहाँ आधा आधा रहेगा, यानी थीटा का आधा थीटा बाई 2 और कॉस थीटा का आधा थीटा बाई 2। तो बच्चों यहाँ से वो सूत्र आया हुआ है कि 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 कितना होता है, साइन थीटा होता है। अब थीटा वो कुछ भी दे दे, हम थीटा यहाँ पर रख देंगे, रेडियस का मान रख देंगे, सॉल्व कर लेंगे, त्रिभुज ओ ए बी का क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल आ जाएगा बड़े आसानी से। क्लियर है, अब ध्यान दीजिए, अब देखिए, अब आइए अपने फार्मूले पे। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल, और त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल आप किस सूत्र से निकाल सकते हैं, आर स्क्वायर बाई 2 साइन थीटा। कैसे आया है मैंने स्टेप वाइज आपको समझाया है। क्लियर है, कोई दिक्कत है? अब मैं इस पे से सब कुछ मिटा करके फ्रेश एकदम लिख दे रहा हूँ सूत्र को। क्लियर, देखिए
ठीक, ये सूत्र हमारा होता है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल। लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल हमने अभी निकाला आर स्क्वायर बाई 2 साइन थीटा। क्लियर। अब आपको क्वेश्चन में सारी चीज़ें पता होंगी, वहाँ पर आपको आर पता होगा अर्थात वृत्त का रेडियस आपको पता होगा और केंद्रीय कोण आपको पता होगा। सब कुछ उठा करके रख देंगे, आपका क्या हो जाएगा, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा। क्लियर हुआ बच्चों? ठीक, कोई दिक्कत? अब आपको अगर दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना होगा तो लघु आप निकाल लीजिएगा और पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से क्या कर दीजिएगा, घटा दीजिएगा। जब पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल घट जाएगा तो बचेगा दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, जो मैंने क्लास के शुरू में ही आपको समझा दिया था, है ना। तो इसी टॉपिक के साथ आज हम अपनी क्लास को समाप्त करेंगे। अब बच्चों एक सूचना है कि आप जब भी क्लास को देखें, जब भी क्लास से आप पढ़ें, तो आप उसमें क्वालिटी का मतलब सेटिंग का एक ऑप्शन होता है साइड में, सेटिंग में जा कर के, एडवांस सेटिंग में जा कर के अपने क्वालिटी को क्या कर लीजिए आप पहले, क्वालिटी मतलब जो वीडियो चलेगा ना आपके सामने उसकी क्वालिटी आप सुधारने के लिए जाएंगे उस सेटिंग में, और सेटिंग में जा कर के वहाँ पर आप या तो आप 720p पर करके देखिए या तो आप 1080p पर करके देखिए, है ना। ये एक सेटिंग ये कर लीजिए। दूसरी सेटिंग आप क्या कर लीजिए, अपने मोबाइल की ब्राइटनेस को ठीक ठाक कर लीजिए, ठीक। और तीसरी बात जो है, आप अगर चाहते हैं कि स्पीड में चीज़ें चलें तो आप वहाँ से जाकर के सेटिंग में स्पीड को भी आप मैनेज कर सकते हैं। 1.25 वहाँ ऑप्शन मिलेगा, 1.5 मिलेगा, जैसा आपको अच्छा लगे, जैसे आपको समझ में आए, आपके पास सारी चीज़ें कंट्रोल में हैं, वहाँ जा कर के उसको मैनेज करें। यहाँ से कोशिश किया जाता है कि पूरा सुधार के साथ आपके साथ मैं जुड़ता हूँ, तो यहाँ से हम लोग ये सोचते हैं कि बच्चों कोई दिक्कत ना हो, है ना, फिर भी आप लोग ये सेटिंग नहीं करके देखते हैं, है ना, फलस्वरूप आपको दिक्कत होता है। ये सेटिंग आप जब भी क्लास को देखें करके तभी देखें, ठीक है ना, करके तभी देखें, क्योंकि वो ऑटो वाले ऑप्शन पर सेलेक्ट होगा तो अपने आप इससे नीचे चला जाएगा, क्वालिटी से नीचे चला जाएगा या इससे ऊपर चला जाएगा, है ना। तो इसी बात के साथ क्लास को यहीं पर मैं समाप्त करता हूँ, फिर मिलते हैं कल। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।